मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म में ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। किताबों में मैकेनिज्म काफ़ी मुश्किल तरीके से दी गई होती है। बहुत कम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आता है, सिखाने आता है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखने जा रहे हैं। जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। और इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार पूछी गई, इसलिए जानना जरूरी है। अब ध्यान देंगे आप। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे बनती है। ध्यान से देखेंगे आप, आपको ध्यान रखना है इस बात का। हॉफमैन ब्रोमामाइड की मैकेनिज्म कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे आप। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे बनती है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है, ये सब चीज़ें हम लोगों को सीखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि इसकी मैकेनिज्म बनाते कैसे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछते कैसे। तो आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड के बारे में आपको मालूम है। इसके लिए लेते हैं लोग एसिडेमाइड। एसिडेमाइड का मतलब कुछ इस तरह से, CO के बगल में NH2 होता है तो इसको नाम दिया जाता है एसिडेमाइड। ध्यान से देखेंगे आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुन लिया तो चाहे जैसी भी प्रॉब्लम दी जाएगी, चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर दी जाएगी, आप बड़े आसानी से सोच लोगे, उसको आप कर लोगे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमें एसिडेमाइड दे दिया जाए और एसिडेमाइड के सामने रिएजेंट के रूप में दे दिया गया Br2 प्लस एल्कली। ध्यान से देखेंगे आप, Br2 प्लस एल्कली आपको दे दिया जाए। अब इससे होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। एसिडेमाइड हमने ले लिया और एज ए रिएजेंट Br2 प्लस एल्कली हमने ले लिया। एसिडेमाइड के सामने रिएजेंट के रूप में Br2 प्लस एल्कली दे दिया गया। हमें पता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के लिए एसिडेमाइड लिया जाता है और रिएजेंट के रूप में Br2 प्लस एल्कली लेते हैं, जो कि दे दिया गया आपको। जैसे ये सब बातें दिखी तुरंत मन में बात आएगी कि यहाँ पर हमें सोचना है हॉफमैन ब्रोमामाइड के बारे में। अब इससे होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, ध्यान से देखेंगे। आपने ये देखा यहाँ NaOH है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको ये बाहर खींचता है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो H आसानी से दे देता है। एक बेस है, बेस का काम है H को यहाँ से खींच लेगा तो H इसका आसानी से रिलीज हो जाता है, H यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब हमने ये देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ से हमने ये देखा कि NH2 से H प्लस के रूप में बाहर निकलता है। जो बेस है, बेस H को निकालने में हेल्प करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। NH2 का H हम लोग रिमूव कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने देखा Br2 को रिएक्ट कराना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब Br2 इसके पास जाता है तो ये जो H प्लस है, ध्यान देंगे, H प्लस की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है। इधर जाने की वजह से इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस। और आपने ये देखा कि इस तरह से हमने प्लस माइनस में आयनाइज कर दिए इसको। जब पूरा पूरा बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पूरा पूरा प्लस माइनस लिखते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो उसको हम डेल्टा से लिख देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखा गया कि H प्लस और Br माइनस HBr के रूप में बाहर निकल जाता है। और HBr के रूप में बाहर निकलने के बाद इससे एक नया कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला काम ये हुआ, सबसे पहला काम ये होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड में। इस बात का ध्यान रखेंगे। इससे जब वो लोग रिएक्ट कराएंगे तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से HBr बाहर निकल गया। बस सोचने के तरीके हमें सीखना है, ध्यान से देखेंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाए तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, बस सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए। सोचना कैसे ये मालूम चल गया आपको तो आने वाली प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान लगेगी और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ से हमने HBr को हटा दिया और HBr को हटा करके हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो कंपाउंड बना अभी रिएक्शन रुकते नहीं, इसके और आगे भी जाती है, ध्यान रखेंगे। जो कंपाउंड बना फिर से इसके सामने आ जाता है NaOH, फिर से NaOH आ जाता है। अभी हमने देखा नाइट्रोजन के पास अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन बचा है, H को ये खींच लेता है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से H को यहाँ से हटाएगा, H में प्लस और इस पर आ जाता है माइनस चार्ज, H में प्लस और N पर माइनस आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से H प्लस को हटा दिया गया, N के ऊपर माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चार्ज आने की वजह से अपने आप को यह अनस्टेबल सा महसूस करेगा। तो अगला काम ये होगा कि यहाँ से चार्ज को हटाने के लिए फिर से Br को हटाते हैं हम लोग, Br को माइनस के रूप में हटा देते हैं, इससे प्लस आ जाता है और फिर ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता है और यहाँ से H प्लस और Br माइनस HBr के रूप में बाहर निकल जाता है और इससे एक नई चीज बन जाती है कुछ इस तरह से, इससे एक नई चीज बन जाती है इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। HBr को हमने रिमूव कर दिया। ये वाली जो रिएक्शन इससे मैकेनिज्म का हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर बात इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम बना देते हैं, इसलिए एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम ये हुआ कि एसिडेमाइड पर Br2 और एल्कली को जब रिएक्ट कराएंगे HBr बाहर निकलेगा और एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही बनेगा। इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं कि जहाँ पर रिएक्शन शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है उसके बीच में जो भी चीज़ें मिलती है उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो अभी रिएक्शन आगे जा रही है इसलिए सब बीच वाली चीज़ें, इसलिए इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट हमें ये मिला है, इस बात का ध्यान रखें। फिर हमने देखा कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन और भी है, और भी हमारे पास एल्कली है, तो ये एल्कली इस H को भी हटाएगा और ये कन्वर्ट कर देता है इसको इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन का एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम बना दी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। अब जो कंपाउंड बना ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो कंपाउंड बना अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अब यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको एक बात मालूम है, नाइट्रोजन के बारे में आपको मालूम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 और 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, बच गए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। अब यहाँ कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इस नाइट्रोजन को आप ध्यान से देखो। नाइट्रोजन के बारे में हमने ये देखा कि एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 यहाँ, 4 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में 6 हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने ये देखा कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। ये जो कंपाउंड बना इसका जो नाइट्रोजन होगा ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो नाइट्रोजन होगा ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, लोन पेयर होने के बावजूद भी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो कंपाउंड है इससे नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से ये अपने आप को अनस्टेबल सा महसूस करता है। तो ये जो कंपाउंड बना इसके नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से अपने आप को अनस्टेबल कंपाउंड के रूप में महसूस करेगा, इस बात का ध्यान रखें। ये चाहता है कुछ ऐसा काम हो कि जिससे कि स्टेबलाइज हो जाए, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करता है।
और जो स्पेशल टाइप का यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ये इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करके ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे स्टेबलाइज करता है, कैसे रीअरेंजमेंट करता है, अब उसको समझेंगे और सीखेंगे आप। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब अगला काम ये होता है कि रीअरेंजमेंट होता कैसे, उसको सीखेंगे। ये स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करता है कुछ इस तरह से, यहाँ से हम लोग R को माइनस के रूप में बाहर निकालते हैं और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। ये देता है कुछ इस टाइप का कंपाउंड, CO पर आ जाता है प्लस, N के पास है लोन पेयर और R को हमने माइनस के रूप में बाहर निकाल दिया, ध्यान रखें। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसी को हमें सीखना है। ये सब बातें कंसेप्चुअल चीज़ें किताबों से समझ में नहीं आती, इसलिए ध्यान देंगे तभी बात समझ में आएगी। R को हमने माइनस के रूप में बाहर निकाल दिया। माइनस के रूप में इसलिए बाहर निकाला हमने कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोफाइल था, उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमने R को माइनस के रूप में बाहर निकाला। R पर जब माइनस चार्ज होगा तो ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ नाइट्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको सिखा रखा है, जो ट्रिक्स मैंने बता रखी है, जो न्यू कंसेप्ट मैंने बता रखा है, उसी को दिमाग में रखते हुए इसके बारे में सोचना है। अब ध्यान देंगे आप इस बात का, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन लेने से इसमें माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और आपका कहना ये होगा, आपका जवाब ये होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आप। ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। CO पर प्लस चार्ज है, N पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर R आ गया। जब हमने R माइनस को नाइट्रोजन के साथ हमने रिएक्ट कराया, R माइनस जब नाइट्रोजन के साथ जाकर के रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड में, इस बात का ध्यान रखिए। अब हमने देखा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मिल करके यहाँ पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना देगा। ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इस बात का C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड NR, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ये वाला जो कंपाउंड था R था तो हमने R को लिख दिया। उसके बाद हमने देखा N डबल बॉन्ड C है, उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, उसको लिख दिया। इसी कंपाउंड को हमने इस तरह से लिख दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करते हुए हमने इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करते हुए हमने ये वाला कंपाउंड बना दिया, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, उसको ध्यान दें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो खर्च हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन बच गए 4। फिर हमने देखा यहाँ कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए। फिर हमने देखा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, 5 में से हमने ये देखा 3 तो खर्च हो गए, बच गए 2। अब ध्यान से देखेंगे आप, हमें मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इसको एक बार अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। हमने देखा ऑक्सीजन के बारे में कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी और 8 इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। कार्बन के पास आ गए 2 4 6 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। नाइट्रोजन के पास आ गए 2 4 6 8, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। अब आपने ये देखा कि जो कंपाउंड हमने बनाया इससे हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो हमने देखा कि एक ऐसा कंपाउंड बना दिया जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि ये वाला जो कंपाउंड था, ये वाला जो कंपाउंड था जो हमें यहाँ पर मिला था, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है।
क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से अनस्टेबल कंपाउंड है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से जो कंपाउंड हमने ये वाला बनाया है, यहाँ तक जाने के लिए किसी रिएजेंट का यूज नहीं कर रहे, बल्कि बस हमने एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट किया और स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करते हुए हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है उसी का दूसरा रूप ये उसका स्टेबल रूप है, वो अनस्टेबल रूप है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ध्यान रखना इस रूप में नहीं रहना चाहता है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल रूप में, इस बात का ध्यान रखें। तो उसी का दूसरा रूप ये है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस रूप में आकर के वो कंपाउंड रुकता है, बिना किसी रिएजेंट का इससे कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी भी हमारी रिएक्शन रुकी नहीं है, अभी इसके और आगे जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके आगे क्या होगा ध्यान से देखिए। अब आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। अभी हमारे पास 2 एल्कली बचे हुए हैं, अभी हमारे पास एल्कली के 2 मॉलिक्यूल बचे हुए, ध्यान रखेंगे। तो इस पर 2NaOH आकर के रिएक्ट कर जाता है, ध्यान से देखिए। अभी हमारे पास मालूम है कि टोटल 4 मोल एल्कली यूज करते हैं रिएक्शन में, 2 मोल एल्कली खर्च हो चुका है, 2 मोल एल्कली बचा हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका है, एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अभी इसकी मैकेनिज्म नहीं है, एक मैकेनिकल मेथड है, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, बस आप ध्यान रखना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना। और NaOH के अंदर ध्यान रखना जो H है, H को लिख देना आप इधर, ONA को लिख देना इस तरफ, H को लिख देंगे इधर और ONA को लिख देंगे इधर। अब आपने ये देखा NaOH का H इधर लिख दिए, ONA इधर लिख दिए, H इधर लिख दिए, ONA इधर। एक प्रोडक्ट लिखने के ट्रिक से ध्यान रखेंगे। मैकेनिज्म में जो प्रॉब्लम पूछी जाती है सिर्फ यहीं तक पूछी जाती है, जो कि बात आपको मालूम चल गई। अब इसके बाद एक प्रोडक्ट लिखने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। NaOH के साथ जब रिएक्ट कराए, H को हमने इधर भेज दिया, ONA को इधर भेज दिया, और ऐसा करने के बाद ये जो कंपाउंड बनाएगा कुछ इस तरह से, ये बना देगा RNH2। हमने ये देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ गया, RNH2 में कन्वर्ट हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लस आपने ये देखा यहाँ से मिलेगा Na2CO3, यहाँ से मिल जाएगा Na2CO3, इस बात का ध्यान रखेंगे। Na2CO3 बन जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये सिखाया, वही मिल गया जो जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, जो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, वही सब चीज़ें मिल गई, इस बात का ध्यान रखें। हमें मालूम चल गया प्राइमरी अमाइन बनता है, जो कि बन गया RNH2 बन गया। एज ए साइड प्रोडक्ट Na2CO3 मिलता है, जो कि मिल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था, पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था कि हॉफमैन ब्रोमामाइड का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या है, क्या बनता है, वो कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में लॉजिक क्या है, वो मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने ये देखा RNH2 का फॉर्मेशन हो गया, आपने ये देखा Na2CO3 बन गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, उनके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार मन में बात आती है इसके साथ और भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, ध्यान से देखें। आप देख रहे हैं कि एक HBr आपने यहाँ पर देखा बना है, और एक HBr यहाँ पर 2 HBr बन रहे हैं। इन HBr को बनाने में NaOH खर्च हो रहा है, एक NaOH यहाँ खर्च हुआ और एक NaOH यहाँ खर्च हुआ, तो 2 HBr बन रहा है और 2 NaOH उसको बनाने में खर्च हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे एक चीज का, आपको ध्यान रखना है एक बात का, कि जब हम लोग HBr को NaOH से रिएक्ट कराएंगे, HBr के बारे में मालूम है, H प्लस Br माइनस देगा, Na प्लस और OH माइनस देगा। 2 HBr है और यहाँ पर 2 NaOH है। अब आपने ये देखा Na प्लस Br माइनस मिलकर NaBr बना देगा, H प्लस और OH माइनस मिलकर के H2O बना देगा। तो इससे हमें पता चला, इससे हमें मालूम चला कि ये बना देगा NaBr और H2O, NaBr और H2O बना दिए, इस बात का ध्यान रखें। 2 NaBr और 2 H2O बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो रिएक्शन के सारे साइड प्रोडक्ट भी पता चल गए कि हॉफमैन ब्रोमामाइड में NaBr H2O बनता है, तो कैसे बनता है ये पता चल गया।
साइड प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 बनता है, और कैसे बनता है ये भी मालूम चल गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेन कंपाउंड बनता है RNH2 बनता है, प्राइमरी अमाइन कैसे बनता है ये भी मालूम चल गया। तो पूरी मैकेनिज्म पता चल गई कि इस मैकेनिज्म में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस मैकेनिज्म में सोचने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ी सी मुश्किल है, मगर मुश्किल कुछ नहीं होता है, सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए। सोचने के तरीके मालूम हो तो मुश्किल चीज़ भी आसान लगती है। बड़े आसानी से आप सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड के बारे में आपको मालूम चल गया कि एक्चुअल में होता क्या है, बनता क्या है, किस तरह से किस चीज़ के बारे में सोचना है, सारी बातें आपको मालूम चल गई। अब मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ कि इस मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों है, इस मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, ये भी जानना जरूरी है, ध्यान रखेंगे आप। एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछ लेते हैं आपसे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ ये वाले जो रिएक्शन है इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ये बात पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन का RDS क्या है। ध्यान से देखेंगे, RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूछ लेते हैं कि ये वाले जो रिएक्शन है इसका RDS क्या होगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, ध्यान रखेंगे। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन के बारे में बात की जाए, किसी भी रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर आपसे पूछा गया है तो किसी भी रिएक्शन में आप ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। किसी भी रिएक्शन जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पूरी रिएक्शन में सबसे मुश्किल से कौन सा काम हो रहा है। जो काम सबसे मुश्किल से होगा वही सबसे स्लो स्टेप होगा, उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये बात पूछी गई है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इससे आप ढूंढेंगे कि पूरी मैकेनिज्म में सबसे मुश्किल से कौन सा काम हो रहा होगा। तो जब इस पूरी मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है, अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। पूरी मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हम लोग जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो R को माइनस के रूप में बाहर निकालते हैं। इस बात को ध्यान से देखेंगे, जब स्पेशल टाइप का आप रीअरेंजमेंट करते हो तो R को माइनस के रूप में बाहर निकालते हो, और आपको मालूम है 99% जगह पर R आपको प्लस के रूप में दिखता है। 99% जगह R प्लस के रूप में दिखता है, मगर यहाँ पर हमें R को माइनस के रूप में बाहर निकालना पड़ा। रीअरेंजमेंट करते समय R को माइनस के रूप में बाहर निकालना पड़ा। यही सबसे मुश्किल काम होगा, यही सबसे स्लो स्टेप होगा, ऐसी को बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ध्यान रखना, आज के बाद कोई अगर आपसे पूछ ले कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि जो स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है, स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट यहाँ से जब हम लोग इस कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं, इसमें इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है यही सबसे स्लो स्टेप होगा, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक प्रॉब्लम पूछी जाती है इस तरह से, जिसका जवाब बड़े आसानी से आप दे सकते हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और पूछी जाती है मैकेनिज्म से रिलेटेड, ध्यान से देखेंगे। मैकेनिज्म जानना जरूरी इसलिए कि कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई है। एक प्रॉब्लम ये पूछ लेते हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में क्या मिलेगा, एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ध्यान रखना, इंटरमीडिएट का तरीका ये है कि जहां से रिएक्शन शुरू होती है, जहां से रिएक्शन शुरू होती है और जहां खत्म होती है उसके बीच में जो कुछ बनता है उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाले कंपाउंड, जहां से रिएक्शन की स्टार्टिंग हो रही है और जहां खत्म हो रही है जाकर के, उनके बीच वाली जो चीजें होती है उन्हीं को इंटरमीडिएट बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। जैसे हमने देखा रिएक्शन की शुरुआत यहां से हो रही है, जब इस कंपाउंड को हमने Br2 और एल्कली को रिएक्ट कराया तो फर्स्ट इंटरमीडिएट ये बना, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ये दिया गया होगा तो इंटरमीडिएट बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इंटरमीडिएट ये बन गए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा कि ये वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये बनता तो है मगर मैंने आपको ये बता रखा है कि ये वाला जो कंपाउंड है ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से अनस्टेबल है।
तो ये बनता तो है मगर इंटरमीडिएट के रूप में इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप इस कंपाउंड से कन्वर्ट हो जाता है इस वाले कंपाउंड में। इस बात का ध्यान रखेंगे, उसी का दूसरा रूप ये, तो उसी का जो दूसरा रूप है इसको एज ए इंटरमीडिएट लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो सेकेंड इंटरमीडिएट ये हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाला जो कंपाउंड है एज ए इंटरमीडिएट काउंट नहीं होगा, अलर्ट रहना है आपको। इसलिए काउंट नहीं होता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, बिना रिएजेंट का धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है उस कंपाउंड में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि इससे हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके के हैं, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड पूछा जाए तो जहाँ से रिएक्शन की शुरुआत हो रही है, जहाँ खत्म हो रहा है, उसके बीच जो भी चीजें बनती है उन्हीं को हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड से रिलेटेड, मैकेनिज्म से रिलेटेड ये दो तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, जिसके बारे में आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप बता सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि ये वाले जो रिएक्शन है इससे एज ए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इस रिएक्शन का आरडीएस क्या होगा। इस तरह की कोई भी बात पूछी जाए तो अब आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप बता सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज के बाद कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी, देखते ही डिसीजन आप ले लोगे कब और क्या काम करना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है इसमें सोचने के तरीके क्या है, सोचने की स्टाइल क्या है, ये सब बातें आपको पता चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग, ध्यान से इसको करेंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे इस बात का। आपको एक प्रॉब्लम दे दीजिए इस तरह से, ध्यान देना इस बात का। RCONH2 आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट हो रहा है इसमें, RCONHBr में, ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है कि इसमें कन्वर्ट हो गया। ए में दे दिए गए इस तरह से, बी में दे दिए गए इस तरह से, RCONHBr ये कन्वर्ट हो रहा है RCON में। सी में दे दिया जाए आपको इस तरह से, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, RCON कन्वर्ट हो रहा है RN⋅C⋅O में। डी में दे दिया गया आपको इस तरह से, RN⋅C⋅O कन्वर्ट हो रहा है RNH2 में। ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और कहीं भी रिपीट हो सकती है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए, पूछा ये जा रहा है कि ये वाली जो चारों रिएक्शन दी गई है ABCD में, इनमें से रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कौन सी है। आपसे पूछा ये जा रहा है RDS के बारे में, RDS के बारे में पूछा जा रहा है कि चारों में से सोचना आपको ये कि रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कौन सी है, चारों में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो रेट डिटरमाइनिंग होगी, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड में मैंने आपको ये सिखाया था कि जो स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट करते हैं वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और आप देख रहे हैं स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा है सी वाले में। यहाँ पर हमने देखा कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से जो यहाँ पर जाएगा तो ये स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, यही सबसे स्लो स्टेप होगा, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। तो आपका जवाब होगा कि रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन पूछा जाए तो आप बोलेंगे इसका सही जवाब होगा सी। तो चाहे जैसी भी घुमा फिरा कर प्रॉब्लम दी जाए, आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे कब और क्या काम करना है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, अब आप इस लायक बन चुके हैं, देखते ही सोच लेंगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो RDS से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए, सोचने का तरीका, स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। एक प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग, अगर आपको दे दिए जाए इस तरह से, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। RCONH2 एक कंपाउंड दे दिया गया ऐसा, ए में दे दिया जाए इस तरह से, बी में दे दिया जाए आपको ऐसा, ध्यान से देखेंगे, सी में दे दिया जाए आपको इस तरह से, और डी दे दिया जाए आपको कुछ इस तरह से। आपको ध्यान रखना है इस बात का
डी दे दिया जाए आपको। ऐसे आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो 4 कंपाउंड दिए गए इनमें से इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं। हफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स आपको ढूंढने हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन कौन से, ये चीज़ आपको ढूंढना है, आप ध्यान से देखेंगे। तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में ये बनता है तो ए तो होगा ही होगा, बी उसमें बनता ही नहीं इसलिए बी नहीं होगा। सी के बारे में मालूम है कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है इसलिए इसको इंटरमीडिएट में काउंट नहीं करते। कुछ लोग सी को भी लिख देते हैं जिसकी वजह से जवाब गलत हो जाता है। डी वाला इंटरमीडिएट के रूप में काउंट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर मोर देन 1 वाली प्रॉब्लम है तो ए और डी दोनों लिख कर आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रॉब्लम IIT के एग्जाम में पूछी गई थी, वहां पर हमें ए और डी दोनों लिखना था, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यही चीज अगर आपसे पूछा जाए कि हमें ए और डी में से एक लिखना है, मान लो मेडिकल के एग्जाम में ये प्रॉब्लम रिपीट हो जाए, ए और डी में से एक लिखना होगा, तो डी वाला ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, डी वाले को लिख कर आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। डी वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, H निकालते हुए एक फाइनली कन्वर्ट हो जाता है उसमें। तो अगर मोर देन 1 वाली प्रॉब्लम है तो ए और डी दोनों करके आएंगे। अगर एक लिखना होगा तो सिर्फ डी वाले को लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम मैंने करवाया, एक तो इंटरमीडिएट वाली और एक इससे पहले आपकी रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन वाली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, खासकर से मेडिकल वाले जो बच्चे हैं ध्यान रखेंगे, डिट्टो सेम टू सेम प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, इस बात का ध्यान है। यही सेम प्रॉब्लम जेईई मेंस में रिपीट हो सकती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों प्रॉब्लम IIT जैसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इन दोनों एग्जामों में कहीं भी रिपीट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने इस लायक बना दिया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड से रिलेटेड चाहे जैसी भी प्रॉब्लम दिया जाए, चाहे जितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम दी जाए, अब उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, रिएक्शन को याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है, इस सारी चीजों को मैंने सिखा दिया। तो अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि हॉफमैन ब्रोमामाइड से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए उसके बारे में सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड से रिलेटेड 2 क्लास है, इससे पहले वाली जो वीडियो उसको भी आप देखेंगे, उसमें जो मैंने बात बताई है और जो मैकेनिज्म की मैंने बातें बताई है, ये 2 चीजों को सीखने के बाद किसी भी एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से कर लेंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इस समय हम लोग बात करें नेमिंग रिएक्शन के बारे में। नेम रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, यही सब चीजें किताबों से समझ में नहीं आती। तो अगली क्लास में मैं बात करूंगा किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दे दिया जाए, किसी भी टाइप की रिएक्शन दे दिया जाए, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी और उसको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।